डोनाल्ड ट्रंप की एक चाहत इस साल अधूरी रह गई। उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया है। दुनिया भर में खुद को शांति दूत बताने वाले, 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले और खुद को काफी समय से नोबेल पुरस्कार का दावेदार बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। इस बार पुरस्कार किसे मिला है, क्या है उसकी कहानी, जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक की। स्ट्राइक के वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे, क्या कुछ हुआ जानेंगे। और आखिर में बात होगी असम के सिंगर जुबीन गर्ग को लेकर, जिनकी मौत की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। क्या है अपडेट, जानेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। वहीं ट्रंप, जिन्होंने पिछले महीने व्हाइट हाउस में मुस्कुराते हुए कहा था कि दुनिया कह रही है कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन आज नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने जिस वक्त 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की, उसमें ट्रंप का नाम नहीं था। नॉर्वे की नोबेल समिति ने साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को देने का ऐलान किया है। समिति ने शुक्रवार को ओस्लो में घोषणा करते हुए कहा कि मचाडो को ये सम्मान वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के उनके अथक संघर्ष के लिए दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस पुरस्कार का प्रबल दावेदार बता रहे थे। इस घोषणा से ट्रंप और उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने कई बार दावा किया था कि उन्होंने विश्व शांति के लिए अभूतपूर्व कूटनीतिक प्रयास किए हैं और 7 युद्ध खत्म कराए हैं। कौन है मारिया कोरिना मचाडो? दरअसल मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में साहस और उम्मीद की आवाज बन चुकी हैं। वो देश के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस माडुरो के शासन के आगे झुकने से इनकार करने वाली एक प्रमुख नेता है। मचाडो का संघर्ष 2002 में शुरू हुआ जब उन्होंने चुनावों को ईमानदार बनाने के उद्देश्य से सुमाते नाम की एक एनजीओ बनाई। 2010 में वो संसद पहुंची, लेकिन उनका असली मुकाबला तब शुरू हुआ जब देश में लोकतंत्र की नींव हिलने लगी। नॉर्वे की संसद द्वारा गठित नोबेल कमेटी हर साल ऐसे व्यक्ति या संस्था को ये पुरस्कार देती है जिसने दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए असाधारण काम किया हो। इस साल कमेटी के 5 सदस्यों यॉर्गन वाटनस फ्राइडनस, एस्ले तोए, एन एंगर, क्रिस्टिन क्लेमेट और ग्रे लैर्सन ने लंबी मीटिंग्स के बाद विजेता का नाम तय किया। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि ट्रंप को फाइनल लिस्ट से क्यों हटाया गया। बीते साल से ही ट्रंप का नाम संभावित दावेदारों में चल रहा था। वजह थी उनका 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान, जिसके जरिए उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत की नई कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने आर्मेनिया, अजरबैजान, रवांडा, कॉन्गो और थाईलैंड, कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम कराने का दावा भी किया था। ट्रंप के पार्टी रिपब्लिकन के समर्थक मानते हैं कि ये सम्मान उन्हें मिलना ही चाहिए था। वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि ट्रंप की नीतियां हमेशा टकराव भरी रहीं। ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक नीना ग्रेगर ने कहा था कि ये असामान्य होगा कि अगर ट्रंप को ये सम्मान दिया जाए। उनकी कुछ पहलें प्रभावशाली थीं, लेकिन उनकी कई नीतियां शांति से उलट। अमेरिका के इतिहास में अब तक 4 राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है: थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा। ट्रंप इस लिस्ट में खुद को जोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि यह नोबेल अमेरिका की जीत होगी, दुनिया की जीत होगी। आज जब ओस्लो में विजेता का नाम घोषित हुआ तो व्हाइट हाउस की प्रेस टीम ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया पर पहले से ही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पक्षपात है। ट्विटर पर #नोबेल स्नब ट्रेंड करने लगा है। अगली खबर अफगानिस्तान से है। राजधानी काबुल में 9 अक्टूबर की रात धमाकों से गूंज उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमला किया। बताया जा रहा है कि यह हमला शाहिद अब्दुल हक चौक के पास किया गया था और निशाना था टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद। लेकिन कुछ ही घंटों बाद महसूद का एक ऑडियो संदेश सामने आया जिसमें उसने खुद के सुरक्षित होने की बात कही। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आई थीं कि महसूद मारा गया है। ये वही महसूद है जिसने 2018 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कमान संभाली थी। पाकिस्तान के लिए वो एक सिरदर्द रहा है।
9/11 के बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका से गठजोड़ किया तो महसूद ने इसे धोखा कहा था। तब से वो पाकिस्तान के खिलाफ कई हमलों की साजिशें रचता आ रहा है। 8 अक्टूबर को अफगान बॉर्डर के पास हुए एक घातक हमले में टीटीपी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी थी, जिनमें 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इन हमलों के बाद पाकिस्तान का धैर्य टूटता दिखा। गुरुवार को पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि पाकिस्तान अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका बयान था, अब बहुत हो गया, अफगान जमीन से हमारे देश पर हमले हो रहे हैं, हमारी सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है। और फिर ठीक 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने काबुल पर बम बरसा दिए। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला टीटीपी को सबक सिखाने के लिए था, लेकिन इसका टाइमिंग कुछ और इशारा कर रहा है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं। मुत्ताकी का यह पहला भारतीय दौरा है जो 6 दिन तक चलेगा। वो यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। कई जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान इस दौरे से बेचैन है। भारत और तालिबान के बीच बढ़ती बातचीत इस्लामाबाद के लिए असहज करने वाली बात है। लंबे वक्त तक पाकिस्तान ने तालिबान को अपना रणनीतिक सहयोगी माना, लेकिन अब वही तालिबान भारत से नज़दीकियां बढ़ा रहा है। तालिबान की सरकार ने हाल ही में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इसे भारत के साथ रिश्तों में एक नया मोड़ माना जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी को शरण दे रहा है, उन्हें फंडिंग और हथियार भी मुहैया करा रहा है। वहीं तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठिकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। इस पूरे मामले पर अमेरिका के पूर्व राजदूत जलमय खलीलजाद ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया है। खलीलजाद ने कहा कि पाकिस्तान के काबुल पर हमले से हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव किसी नतीजे तक नहीं ले जाएगा, बस मौत और तबाही बढ़ेगी। उनका सुझाव है कि इस्लामाबाद और काबुल को बातचीत के जरिए सीमा के दोनों ओर मौजूद आतंकी ठिकानों से निपटना चाहिए। खलीलजाद ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि हाल के दिनों में तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले कर रहे थे और उसके कई नेताओं को मार चुके हैं, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आईएसआईएस को समर्थन दे रहा है ताकि तालिबान पर दबाव बनाया जा सके। दोनों देशों के बीच ये प्रॉक्सी वॉर अब सीधी लड़ाई में बदलती दिख रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान अब उस आतंकवाद का शिकार है जिसे उसने खुद पैदा किया था। उन्होंने कहा, हमने 60 सालों तक 60 लाख अफगान शरणार्थियों को पनाह दी। अब हम अपनी ही सरजमी पर रोजाना अपने जवानों की लाशें उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घर लौटें और इस खून खराबे का सिलसिला खत्म हो। इस बीच काबुल में हुए हमले ने तालिबान सरकार की प्रतिक्रिया भी खींची है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कार्रवाई को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले दोहराए गए तो नतीजे गंभीर होंगे। दक्षिण एशिया में ये तनाव उस वक्त बढ़ रहे हैं जब भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की है। भारत अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन मानवीय सहायता और राजनीतिक बातचीत के रास्ते खुल चुके हैं। मुत्ताकी की भारत यात्रा में सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात होगी। कहा जा रहा है कि तालिबान भारत को भरोसा दिलाना चाहता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। पाकिस्तान की नज़र अब इस बात पर है कि भारत और अफगानिस्तान की ये बढ़ती नज़दीकी किस दिशा में जाती है, क्योंकि तालिबान की पीठ पर अब वो नहीं है जो कभी थी, यानी पाकिस्तान। अगली खबर भी अफगानिस्तान से जुड़ी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत थी। बैठक में मुत्ताकी ने भारत को भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा, हाल ही में आए भूकंप में भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। अफगानिस्तान भारत को अपना करीबी दोस्त मानता है। हम आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच रिश्तों पर आधारित संबंध चाहते हैं। हम अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक परामर्श तंत्र बनाने को तैयार हैं।
उन्होंने आगे कहा, मुझे दिल्ली आकर बहुत खुशी हो रही है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने में मदद करेगी। भारत और अफगानिस्तान को अपनी बातचीत और सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम किसी भी समूह को अपनी जमीन किसी और देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जयशंकर और मुत्ताकी की इस मुलाकात के दौरान भारत ने एक बड़ा ऐलान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत काबुल में अपने दूतावास को दोबारा खोलेगा, जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद बंद कर दिया गया था। जयशंकर ने कहा, भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे बीच निकट सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और मजबूती में योगदान देगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो तकनीकी मिशन काबुल में काम कर रहा था, उसे अब औपचारिक रूप से दूतावास में अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बदलाव की कोई समय सीमा नहीं बताई। भारत ने 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी और तालिबान के सत्ता में आने के बाद अपना दूतावास और सभी कॉन्सुलेट बंद कर दिए थे। एक साल बाद मानवीय सहायता और व्यापारिक समन्वय के लिए भारत ने वहां एक छोटा तकनीकी मिशन शुरू किया था। अब जब भारत दूतावास दोबारा खोलने की तैयारी में है, तो इसे अफगानिस्तान में अपनी भूमिका दोबारा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्तमान में चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के दूतावास काबुल में सक्रिय हैं। मुत्ताकी की ये 6 दिन की भारत यात्रा रूस में हाल ही में हुई अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय बैठक के बाद हो रही है, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। मुत्ताकी इस यात्रा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अस्थायी यात्रा छूट मिलने के बाद आए हैं, क्योंकि उन पर यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, हम मुत्ताकी का स्वागत करते हैं और द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत की उम्मीद करते हैं। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच सीमित संपर्क बने हुए हैं। जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दुबई में मुत्ताकी से मुलाकात की थी। उसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। अप्रैल में भारत के विशेष दूत ने काबुल जाकर राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत के बाद राज्य में शोक और सवाल दोनों जारी हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए जुबीन गर्ग समुद्र में डूब गए थे। उनकी मौत के बाद असम में 3 दिन तक लाखों लोग उनकी अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। अब पुलिस जांच ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने इस मामले में जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू महंता पर हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि जुबीन को जहर दिया गया। हालांकि अब तक पुलिस के पास इस आरोप के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। 2 बैंड मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंता को भी 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए जुबीन के कजिन और DSP संदीप गर्ग को भी गिरफ्तार किया है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो सिंगापुर संदिग्ध परिस्थितियों में गए थे। जांच में जुबीन के सुरक्षा इंतजाम से जुड़े करीब 1 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली है। असम पुलिस का कहना है कि अब तक 11 NRI नागरिकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो फेस्टिवल से किसी न किसी रूप से जुड़े थे। SIT के अधिकारी जल्द ही सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि घटनास्थल की जानकारी मिल सके। पुलिस ने कहा है कि 3 महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने 7 अक्टूबर को कहा कि कुछ ताकतें असम को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने नेपाल की हाल की स्थिति का हवाला देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दूसरी ओर विपक्ष ने जांच की दिशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने CBI जांच की मांग की है, जबकि असम जातीय परिषद और तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निष्पक्ष जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं सोशल मीडिया पर #Justice for जुबीन ट्रेंड कर रहा है। परिवार ने मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि सभी संभावित एंगल्स पर जांच चल रही है और फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको आज का जिस्ट का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए जिस्ट के साथ। शुक्रिया।